हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। हमने जो अपना मंडे का टेस्ट लिया था उसमें आप सभी ने बहुत अच्छा कर रखा था और आप में जो कुछ कमी है वो आप अच्छे से रिकवर कर लें, जिससे आपका सिलेबस अच्छी तरह से आपको पक्का हो जाए। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में अपना चैप्टर स्टार्ट कर रखा था वाटर इन एटमॉस्फेयर। आज हम उस चैप्टर को थोड़ा रिवाइज करेंगे और इससे कुछ आगे स्टडी करेंगे। वाटर इन एटमॉस्फेयर। इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था। ह्यूमिडिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में, सैचुरेशन के बारे में, ड्यू पॉइंट के बारे में, इवेपोरेशन के बारे में, कंडेंसेशन के बारे में, सब्लिमेशन के बारे में। एक बार इन सभी डेफिनेशन को हम रिवाइज करते हैं। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? The water vapor present in air is known humidity. Absolute humidity, the actual amount of water in present in air is known absolute humidity. थर्ड आ गया हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर कंपेयर टू इट्स फुल्ली कैपेसिटी ऑफ वाटर वेपर। मीन जितने वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है और जितने मैक्सिमम आ सकते हैं उनका कंपैरिजन करके उसका परसेंटेज निकालना रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किस में मेजर करते हैं? जैसे कि एयर में 25% वाटर वेपर है और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 100 है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया 25% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को किस में मेजर करते हैं? इसको हम ग्राम पर क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। मीन इनको मेजरिंग के लिए अलग अलग मेथड है। थर्ड हम करते हैं सैचुरेशन। सैचुरेशन कब होता है? जब एयर में वाटर वेपर की कैपेसिटी फुल हो जाए और इसमें वाटर वेपर और होल्ड करने की एबिलिटी नहीं हो तो एयर सैचुरेटेड हो जाती है। अगला पॉइंट है ड्यू पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे एयर सैचुरेट होती है उसे हम ड्यू पॉइंट बोलते हैं। इसके बाद में हमने स्टडी किया था इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। वाटर वाटर वेपर में चेंज होना इवेपोरेशन कहलाता है। जब वाटर बॉडी पे हीट पड़ती है तो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। और कंडेंसेशन कब होता है? जब एयर में मॉइस्चर अपनी हीट रिड्यूस कर दे और वाटर वेपर वाटर में चेंज हो जाए तो उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं।
एवेपोरेशन के बारे में इतना ही। आगे कंडेंसेशन के बारे में बात करते हैं। कंडेंसेशन कब होता है? जब एयर अपनी हीट रिड्यूस कर दे। और हम किन परिस्थितियों में कंडेंसेशन हो सकता है कि जब या तो हम एयर में मॉइस्चर की अक्षमता को बढ़ा दें या फिर हम उसका टेम्परेचर कम कर दें जिससे वो सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाए, तब कंडेंसेशन होता है। जब वाटर वेपर को डायरेक्टली हम आइस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। माउंटेन एरिया में, हाई लैटिट्यूड पे, जहां पे वाटर वेपर डायरेक्टली आइस में चेंज होते हैं उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। और कंडेंसेशन के लिए कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके द्वारा कंडेंसेशन होता है? एक तो मॉइस्चर को अप करना, सेकंड टेम्परेचर को कम करना, थर्ड वॉल्यूम और टेम्परेचर को दोनों को कम करना, तब कंडेंसेशन होती है। और कई फॉर्म में मिलके जब कंडेंसेशन स्टार्ट होता है तो वाटर वेपर और मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में कई फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कि ड्यू, फॉरेस्ट, फॉग एंड मिस्ट एंड क्लाउड। इन चार फॉर्म में मॉइस्चर और वाटर वेपर हमको एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। अब हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। ड्यू क्या होता है? व्हाट इज ड्यू? जनरली हम अपने विंटर सीजन में देखते हैं मॉर्निंग में कि जब हम बाहर निकलते हैं तो घास के पत्तों पे, स्टोन्स पे, सड़क पे कहीं भी हमें छोटी छोटी ओस के बूंदे मिलती है, उसको हम ड्यू बोलते हैं। The moisture present in air in winter season form in water droplet. This is showing many places, stone, grass. ये इन स्थानों पे हमें मिलती है। ये कब होता है? जब हमारा स्काई बिल्कुल क्लियर हो, विंड में कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं हो और इसमें एयर में मॉइस्चर की मात्रा अधिक हो, तब हमें ड्यू फॉर्मेशन होता है। और इसमें मुख्य बात, जिस स्थान पर ड्यू फॉर्मेशन होना हो वहां का ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट के बारे में हमने बताया था, ड्यू पॉइंट अबव होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट से। तब जाके ड्यू बनती है। अब सेकंड आ गया फ्रोस्ट। फ्रोस्ट कब बनेगा? फ्रोस्ट को हम नॉर्मली बोल देते हैं अपनी लैंग्वेज में पाला। पाला कब पड़ता है? जब अधिक सर्दी हो जाए और टेम्परेचर अधिक लो हो जाए, जब एयर में मॉइस्चर अधिक मात्रा में होंगे। और इसका ड्यू पॉइंट कब होगा? बिलो देन फ्रीजिंग पॉइंट। तब विभिन्न स्थानों पे फ्रोस्ट जम जाएगा। मीन ये आइस कटल्स होती हैं, आइस के छोटे छोटे एक आइस की फॉर्म में जम जाता है। और ये भी एक ड्यू के जैसा ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है।
इसके लिए भी वही परिस्थितियां होगी जो ड्यू के लिए होती है। इसके लिए भी स्काई क्लियर होना चाहिए और एयर मूवमेंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए, लंबी रातें, लॉन्ग नाइट, कोल्ड नाइट, जहां पे पाला जमना हो। और थर्ड हमारा आ गया फॉग एंड मिस्ट। फॉग और मिस्ट, फॉग और मिस्ट क्या होते हैं, जब कोई एयर मास अपने अंदर वाटर वेपर के बहुत ज्यादा पार्टिकल ले लेती है और वो सडन एक प्लेस पे उनको गिरा देती है, और गिराने के बाद वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल के साथ कंडेंसन करते हैं। इस कारण वहां पे धुंध आ जाती है, मीन कोहरा सा छा जाता है और विजिबिलिटी बहुत ही पुअर हो जाती है, पुअर से जीरो तक। थोड़ी सी आगे भी हमें कुछ दिखाई नहीं देता, तब फॉग और मिस्ट जाके बनती है। आपने देखा होगा हमारे सर्दियों के टाइम जब हम खेतों में धान के अवशेष जलाते हैं तो एक धुंध कोहरा सा छा जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में। वो किस कारण होता है कि एयर अपने साथ कंटेन करके ले आती है वाटर वेपर को, और डस्ट पार्टिकल हमारे होते ही हैं, इसी कारण बहुत ज्यादा धुंध और कोहरा छा जाता है। और ये ज्यादातर अर्बन एरिया में भी होता है क्योंकि वहां पे डस्ट पार्टिकल अधिक होते हैं और वाटर वेपर उनके साथ कंडेंसन करके चारों ओर कोहरा छा देते हैं। फॉग और स्मॉग मिलकर स्मॉग बनाते हैं, इसको हम फिर स्मॉग बोलते हैं। फॉग और मिस्ट में भी डिफरेंस है। मिस्ट में क्या होता है, मॉइस्चर ज्यादा होते हैं फॉग के कंपैरिजन में, और मिस्ट हमें कहां पे मिलता है, माउंटेन एरिया में, हिली एरिया में, जहां पे स्लोप होता है वो और ठंडा होता है, इस कारण वहां पे मिस्ट ज्यादा मिलते हैं। ये भी एक कोहरे का प्रकार ही है। और फॉग में मॉइस्चर कम मिलते हैं। जब कोई वार्म करंट कोल्ड करंट से मिलती है तब वहां पे फॉग बनता है, और इसमें मॉइस्चर कम होते हैं मिस्ट के कंपैरिजन में। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लाउड्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।